हाय गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। और उसके लिए प्रोजेक्ट से पहले साइनॉप्सिस होता है जो आपको देना होता है। तो साइनॉप्सिस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें। आप वीएलएड चैनल में आपको ये मास्टर्स इन साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप फाइल है वो डाली हुई है। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे रखना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज आएगा जिसमें आ जाएगा आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर आपका नाम, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर, कोर्स कोड, आपका नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फ्रंट पेज। तो ये आपका फ्रंट पेज होता है और ये एज इट इज़ जाएगा। ठीक है, जो सारे इग्नू का स्टैम्प वगैरह है वो सब है, वो लोगो है, वो सब जाएगा। फिर थर्ड पेज में दोबारा से आप ये सब लिखते हो, अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखते हो। उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, कि आप सर्टिफाई करते हो कि यू हैव डन दिस और इस सब में काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो मैंने लिखा हुआ है वो सब आप टेप सकते हो। फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और ये भी आप एज इट इज़ टेप लो। उस पर नीचे अपना साइन वगैरह करो, जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ लर्नर लिखा है वहाँ पे आप अपना साइन, ऑनलाइन है तो आप उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आएगा आपका एक्नॉलेजमेंट कि आपने किसके अंडर में काम वाम कर रखा है ये। फिर आ जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका पहले आएगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो भी आपका वो है टाइटल है उसका जो बेसिक आपके वर्ड्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका रिव्यू ऑफ जो आपका लिटरेचर है वो, जिसमें आप लिटरेचर्स वगैरह के 9-10 एक्सप्लेन करते हो। फिर आपका आता है रैशनल ऑफ स्टडी। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा आपको आपका जो जो कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, वो बनाना है। ठीक है, लास्ट में आपके अपेंडिक्स वगैरह जुड़ते हैं जो आपको उससे मिल जाएंगे, जो आपकी बुक होती है। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 में आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप बताओगे कि जो आपका टॉपिक है वो किस बारे में है और उसमें आपने क्या क्या बताया है, क्या क्या आप करना चाहते हो। जैसे मेरा है पेरेंटिंग स्टाइल पे, और यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका इफेक्ट बच्चों पे कैसे पड़ता है, जो उनका सेल्फ एस्टीम होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत पहले रिसर्च वगैरह हो रखी है मैं उससे रिलेटेड उसके बारे में यहाँ पे लिख दूँगी कि रिसर्चर्स ने ये फाइंड करा है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, या अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से क्या होता है, या अगर पेरेंट्स पॉजेसिव हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। और मैं इसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में मतलब अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो जो ये टर्म्स वगैरह है मेरे में, जैसे सेल्फ एस्टीम वगैरह आ रखा है टर्म, एडोलेसेंस आ रखा है टर्म, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिखूँगी उसमें कि इस टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है और इससे हम क्या समझते हैं। और जो इक्के दुक्के थ्योरिस्ट वगैरह होते हैं उनका जो लिख दो कि फ़लाने के हिसाब से उसने ये बोला था और फलाने के हिसाब से उसने ये बोला था। और अगर किसी चीज़ के फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके कोई कंपोनेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी आप बता सकते हो कि बेसिकली आपको इन डिटेल इन डेप्थ बताना होता है हर चीज़। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेल्फ एस्टीम के कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको मैं यहाँ पे मैंने सेल्फ एस्टीम के कंपोनेंट्स बता दिए। अब इसके बाद फिर आपका जो भी सारे टर्म्स हैं एक बारी उन सब के बारे में आप लिख लेते हो। तो इसके बाद में आपका आगे आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जहाँ आपने साइनॉप्सिस में बहुत छोटा सा दिया था 3-4 पेजेस का, जिसके अंदर 10-12 लाइन में आपका सारा जिस्ट आ गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना होगा। और प्रॉपर जो जैसे उसको लिखते हैं कि इन्होंने इस सन में ये बात करी थी और इन्होंने इस ईयर में बात करी थी, वैसा आपको लिखना होगा। और यहाँ पे भी आपके 9 से 10 वो चलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है। और हर एक का नाम वगैरह मेंशन करो और ईयर वाइज लगा दो तो और बेटर है। और जिसकी सबसे जो लेटेस्ट रिसर्च होती है कोशिश करो कि उसको आप टॉप पे रखो। ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मतलब जिसको आप कह सकते हो कि रिलायबल होती है, क्योंकि बाकी सारे तो बहुत पहले की रिसर्च हो रखी है तो उसके बाद से काफ़ी फैक्टर्स चेंज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 3 आपका रैशनल ऑफ स्टडी। सो रैशनल ऑफ स्टडी ये होता है कि आप करना क्या चाह रहे हो और उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर क्या पड़ता है, ये सब। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर 4 जो कि आपकी मैथोडोलॉजी, और इसमें आएगा सबसे पहले सब टाइटल रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसके अंदर आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके भी सब पार्ट होंगे, जैसे जो रिसर्च मैथोडोलॉजी, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करने के बाद में आपका सबसे पहले आएगा टाइटल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आप टाइटल लिखोगे सेम। फिर ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, उसके बाद ये सारा आपका सेम ही है जो आपने उसमें सिनॉप्सिस में लिखा था। फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन सेम, जो आपका हेडिंग है उसको डिफाइन कर दो। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताओ जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। फिर ये सर आपका ऑलमोस्ट साइनॉप्सिस वाला ही है। यहाँ पे फिर आपने बताया टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल जो यहाँ पे वगैरह है। फिर आ जाता है आपका प्रोसीजर कि आपने करा कैसे है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट तो नहीं खैर चैप्टर 5 जो कि है रिजल्ट एंड डिस्कशन।
तो यहाँ पे आप बताते हो कि आपने क्या डाटा आया आपका, आपने कंक्लूड क्या करा, और वाओ डिस्कशन की स्पेलिंग गलत है, बट यही कि डिस्कशन में कि आपने मतलब क्या क्या करा और वो कैसे कैसे हुआ। फिर यहाँ पे आके आपका आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी आपने हाइपोथेसिस ऊपर स्टेट करी थी वो यहाँ पे आके आप प्रूफ करते हो, ठीक है। अब ये कैसे होता है और किधर होता है ये आप थोड़ा जब पढ़ाई करोगे, जो 6th चैप्टर है स्टैट्स, वहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जो सारी हाइपोथेसिस है वो प्रूफ करनी होती हैं कि मतलब प्रूफ वही है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही होएगी, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब आप जो चाह रहे थे वो आप यहाँ पे आके बता देते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि देर वॉज, जैसे कि कोई बच्चों पे किस चीज़ का असर पड़ रहा था, किस चीज़ का असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ऑब्जेक्ट से हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं कि देर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट यहाँ पे आ जाएगा देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑब्जर्व, ठीक है। और डिस्कशन में आप अपना जो रिजल्ट होता है वो डिस्कस कर देते हो कि जैसे यहाँ पे ये था कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट होते हैं बच्चों का सेल्फ एस्टीम वहाँ पर डाउन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको किड़किड़ करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर 6 कंक्लूजन में आप जो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हो। फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीकेशंस कि आपका जो आपने काम करा है वो कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और कैसे उससे बच्चों को हेल्प हो सकती है, जैसे कि अगर उनका सेल्फ एस्टीम रेज करना तो हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर लास्ट चैप्टर 7 वही है जहाँ पे आपका डिलिमिटेशन होती है कि कितने बच्चों पे करा था और क्या क्या करा था, और सजेशन क्या क्या है कि और टूल्स क्या यूज़ कर सकते हो और जो भी सब, ठीक है। फिर लास्ट है चैप्टर 8 विच इज़ रेफरेंस, और ख़त्म। इसके बाद जो मेन काम है वो होता है जो आपको लगाने हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी से मतलब कि थोड़ा पता लगता है। और अपेंडिक्स में क्या है, जो आपने क्वेश्चनर्स वगैरह यूज़ करे थे वो सारे आपको यहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है। आपने जो रफ काम करा होगा अपना वो सब निकालने के लिए कि कैसे आया जो आया वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अपना जो आंसर है वो लिखना होता है, और वही रिजल्ट में डिस्कशन में वो सब लिख देते हो, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में आपका ऐड हो जाता है यहाँ पे साइनॉप्सिस, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो।